तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट पार्ट है। तो देखो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम। ने इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिलअप करना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल में किस टाइप से फिलअप करोगे, उसके लिए कुछ रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रूल्स बता दूंगा, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, फिलिंग अप द ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इज गवर्न बाई द फॉलोइंग रूल्स, यानी इन 3 रूल्स की हेल्प से हम लोग फिलअप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पाउलीज प्रिंसिपल हो गया, अबाव प्रिंसिपल हो गया, एंड क्या हो गया, हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो नोट करिए आप लोग इसको। बोलेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको 3 बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वन बाय वन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। तो पॉलीज ने ये बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर ये ऑर्बिटल दिया हुआ है तो ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे फिलअप कर दिया तो ये गलत है पॉलीज के अकॉर्डिंग। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप कर दिया तो भी ये गलत है, ठीक है। इन्होंने से पूछा गया, इन्होंने बताया क्यों गलत है। देखो जैसे बच्चों देखो ये एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, एक मूवमेंट जनरेट होगा। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी इसका साथ दे दिया तो ये भी इधर रोटेट करने लगेगा। तो एटम क्या हो जाएगा, इसमें एटम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए एटम क्या हो जाएगा, इस केस में अनस्टेबल है। अब देखो इन्होंने बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर एक ऐसा सीधा करोगे तो एक उल्टा कर दो, ये सही है भरने का तरीका। यानी एक दूसरे के मूवमेंट को ये लोग क्या करने चाहिए, कैंसिल आउट करने चाहिए। अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे होना पड़ेगा, तो जिससे एक दूसरे का मूवमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे करके। क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। इस केस में एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। या फिर तुम इसको ऐसे भी फिलअप कर सकते हो, ये भी सही है। पहले मैंने उल्टा कर दिया, बाद में सीधा कर दिया, तो ये भी सही है। तो पॉलीज प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मैं रफ कर दूं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूँ हुंस रूल के बारे में। तो देखो हुंस ने क्या बताया था कि अगर मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिलअप करोगे। तो आप लगातार कंटिन्यू फिलअप नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। तो हुंस ने ये बोला कि अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप 1 बाय 1 फिलअप करोगे। 1 बाय 1 मतलब ये क्या है, पी सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिलअप करो, फिलअप कर दिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन बचा, अब वो आप यहां पर भी डाल सकते हो, यहां पर भी डाल सकते हो, यहां पर भी डाल सकते हो, आपका जहां मन है वहां डाल दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सीरियल से ही डालना है, कोई इसका वो नहीं है। तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने हुंस ने बोला कि इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 फिलअप होगा। अब इन्होंने इसका रीजन क्या दिया, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज दोनों एक साथ रखे हुए हैं। तो निगेटिव निगेटिव मतलब सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे रिपल्शन ज्यादा है जबकि यहां पे रिपल्शन कम है। तो रिपल्शन देखो कम होगा, मतलब ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और ये वाली फॉर्म कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और नेचर में जैसा कि आपको पता है कि स्टेबल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब ये नेचर में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, फिर ये तो नहीं करेगा ऐसा, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये वाली फॉर्म क्या स्टेबल है, इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 फिलअप करोगे, जिससे रिपल्शन कम क्रिएट होगा, जिससे पेयरिंग कम से कम होगी, और पेयरिंग कम होगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया, हुंस रूल आ गया, क्लियर है। चलो अब मैं अबाव प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूं, तो पहले आप इसको नोट कर लो। अभी मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही अच्छे से, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं तो भी बहुत जल्दी जल्दी में आपको बता रहा हूं, मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी पार्ट को, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो बच्चों देखो अभी मैंने आपको पॉलीज प्रिंसिपल के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। मैंने अपोजिट बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिटल के लिए क्या होता है,
ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल सेम है, यानी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, लेकिन चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, -1/2। अगर इसको +1/2 मानोगे तो ये अपोजिट है, मतलब -1/2। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, है ना कोई क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होता है। चलो अच्छी बात है। अब वही देखो, इसी को और डेफिनेशन दूसरी लिखी हुई है, इन एन एटम एनी 2 इलेक्ट्रॉन में हैव 3 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। तो ये दोनों सेम ऑर्बिटल में है, तो ऑर्बिटल के लिए तीनों क्वांटम नंबर सेम है, बट 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। तो दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है। क्या अभी क्लियर है आप लोगों को? तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो, इस प्रिंसिपल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे कि 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि 1 ऑर्बिटल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। यानी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा एक ऑर्बिटल में, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर मैक्सिमम 2 होगा, 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। चलो अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू 2n² इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे आया वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको शायद याद होगा, ठीक है, अच्छी बात है। और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सबशेल इज इक्वल टू 2 × 12+1 इलेक्ट्रॉन, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया है मैंने, तो आप लास्ट लेक्चर देख लेना, आपको याद आएगा। और नेक्स्ट क्या लिखा, द नंबर ऑफ सबशेल इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। तो नंबर ऑफ सबशेल इक्वल टू n होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये तीनों मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो वाला लेक्चर देखना जाके आपको, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो क्वांटम नंबर से मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, चलो अच्छी बात है। तो देखो नेक्स्ट लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू n²। तो जल्दी से आप लोग इस पांचों पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ हुर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हुर्ट्ज ने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल, मान लो कई सारे ऑर्बिटल्स दिए हैं, अगर आपके पास मान लो p सबशेल है और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा 1 1 करके फिलअप करोगे, ठीक है ना। तो वही बोला गया है फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट मतलब जिसकी एनर्जी इक्वल होती है। तो तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, इक्वल थी पहले, ठीक है। फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग टेक प्लेस ओनली आफ्टर, यानी पेयरिंग कब होगी, ओनली आफ्टर और ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड, यानी जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, सही रिप्रेजेंटेशन है, जबकि ये अगर ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत है। क्लियर है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन कि दोनों पे निगेटिव चार्ज है, तो दोनों पास में होंगे तो रिपल्शन क्रिएट होगा, और रिपल्शन क्रिएट होगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी। तो वही देखो लिखा हुआ है, द रीजन बिहाइंड दिस रूल इज रिलेटेड टू रिपल्शन बिटवीन आइडेंटिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन कम है, जबकि यहाँ पे 2 बार रिपल्शन ज्यादा है। और क्या बोल रहे हैं, दे कैन मिनिमाइज द रिपल्शन फोर्स बिटवीन देमसेल्व्स बाय ऑक्युपाइंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो अगर ऐसे करोगे तो रिपल्शन कम होगा, जबकि इसमें रिपल्शन ज्यादा है। और बच्चों देखो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी मीनिंग क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, द टर्म मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स दैट द टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ करेक्ट फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एज पर दिस रूल। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करो, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1। तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा आपको, और आपसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछी जाएगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो उसमें 1 जोड़ देना, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इन क्या है आपको, तो देखो आप बाउ ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी आप फिलअप करोगे, ठीक है ना, तो पहले कैसे फिलअप करोगे, ध्यान से देखो, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करोगे। अब क्वेश्चन ये कि एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, है ना।
तो देखो बहुत ही ध्यान से, तो आपने बोहर मॉडल पढ़ा हुआ था। तो बोहर मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि n की वैल्यू इंक्रीज करने पर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। आपको याद होगा, जैसे मैंने पूछा कि बच्चों बताओ n इक्वल टू 1 शेल है और ये n इक्वल टू 2 शेल है, n इक्वल टू 3 शेल है और n इक्वल टू 4 शेल है, बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि n इंक्रीज करने पे क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसे इसकी वैल्यू याद थी, हाइड्रोजन के केस में क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ये हाइड्रोजन केस में कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है ना, तो माइनस में वैल्यू ज़्यादा मतलब कम वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर हो गया, अच्छी बात है। तो बोहर ने तो ऐसा बताया था, क्योंकि तब तक शेल और सबशेल वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं था। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये 1s लिखा हुआ है, तो 1s से तो 2s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। बट अगर मैं पूछा बता 2s और 2p में बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्या आप बता सकते हो यहां पर। तो मैं बोल रहा हूं 2s और 2p दोनों की एनर्जी क्या होगी, यहां पर देखो ध्यान से, इक्वल होगी। किसके लिए, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ध्यान से देखो क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बोला 1s की एनर्जी कम होगी, उससे ज्यादा 2s की होगी, 2s 2p की बराबर होगी, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा 3s 3p और 3d, तीनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद 4s 4p 4d आएगा, 4s 4p 4d 4f आएगा, ऐसे 5s 5p करके आएगा। तो यहाँ पे एनर्जी इसकी बराबर होगी, इन दोनों की, या फिर अकेला ही है तो कोई फर्क ही नहीं है, यहाँ पे दोनों की एनर्जी बराबर होगी, यहाँ तीनों की एनर्जी बराबर होगी, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये लेकिन किसके लिए होगा, जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर बच्चों मैंने बोल दिया मान लो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या होगा, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन था सिर्फ, क्योंकि बोहर मॉडल यही तो था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पे रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो वही इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां पर आ जाएगा मान लो, तो n बढ़ने पे तो एनर्जी बढ़ेगी, मतलब 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो 2s में रहे चाहे वो 2p में रहे, दोनों में एनर्जी बराबर ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ n बढ़ने पे इंक्रीज करती है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ना, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, देखो ध्यान से। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये होता है कि मैं बोल रहा हूं S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया। अब बताओ इसमें बच्चों किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, तो बहुत ही ध्यान से देखना। यहां पे बच्चों एक ऑर्बिटल है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, चलो अच्छी बात है। अब देखो मैंने P बनाया, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, चलो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने D देखो बच्चों बनाया, आप लोग नोट भी करते चलना साथ में। यहां पर D में क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, चलो अच्छी बात है। अब देखो मैं F सबशेल बना रहा हूं, तो sp-df चारों सबशेल बना दिया मैंने, ये देखो। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होगा मैक्सिमम, देखो यहां मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन चाहे यहां पर रहे चाहे यहां पर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पास में रखे जा रहे हैं, और पास में रखोगे तो मतलब पेयरिंग हो रही, देखो यहां पर, तो रिपल्शन क्रिएट होगा। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक ही बार पेयरिंग हुई, जबकि यहां पर 3 बार पेयरिंग हुई है, यहां पे 5 बार हुई है, यहां पर 7 बार हुई है। तो कहां रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑर्बिटल ज्यादा होंगे उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्बिटल ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास पास में है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। यानी मैं बोल सकता हूं sp-df में रिपल्शन ज्यादा कहां पर होगा, F वाले में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। यानी कि मैं रिपल्शन की बात करूं, मैं बोल सकता हूं इसके लिए देखो L की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2, और इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3। यानी आप बाउ ने बोला कि एनर्जी, बोहर ने क्या बोला कि एनर्जी सिर्फ n की वैल्यू पर डिपेंड करती है, जबकि आप बाउ ने बोला कि n के साथ साथ L की वैल्यू पर भी एनर्जी डिपेंड करती है, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था। तब तक sp-df पहली बात तो टर्म ही नहीं आया था, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है कि हाँ 2s 2p की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन बाउ के अकॉर्डिंग अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है
तो 2s 2p की एनर्जी बराबर नहीं होगी। किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? F की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर D वाले की, फिर P वाले की, फिर S वाले की। यानी बाउ ने क्या बोला, एनर्जी क्या होगी? N प्लस L, यानी N के साथ साथ L पर भी डिपेंड करेगा। जिसमें N प्लस L की वैल्यू ज़्यादा है उसमें एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ये होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में बच्चों क्या होता है कि n बढ़ाने पे तो एनर्जी बढ़ती है ना, L इंक्रीज करने पर भी एनर्जी इंक्रीज करती है। कैसे? देखो, मैं बोला SPDF है तो F की एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होगी। यानी अगर मैं अब पूछूं कि बताओ बच्चों 2s और 2p में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अगर यहां पर था तो तुमने देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले में तुमने बोल दिया 2s 2p बराबर होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन होगा ही नहीं, पेयरिंग भी नहीं होगी। क्या एक इलेक्ट्रॉन खुद पेयरिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन चाहे यहां पर रहे चाहे यहां पर रहे, इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ n की वैल्यू बढ़ाने पर एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन यहां पर अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही है तो जिसमें जितना ज्यादा पेयर होगा उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। पेयरिंग ज्यादा कब होगी? जब ऑर्बिटल्स ज्यादा होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अब इसमें एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी अबाउ का रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, और एनर्जी मतलब n प्लस एल के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी से तुम डिनोट कर सकते हो। यानी जिसमें n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है उसमें एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको, फिर मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, जितना भी अभी तक हम लोगों ने अबव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा हुआ है उसको हम लोग थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होगा। ठीक है, दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाइड द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल। तो जो ऑर्बिटल खाली होगा और जिसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले कम एनर्जी, फिर ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? इन इफेक्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l। तो n और l की वैल्यू से एनर्जी की वैल्यू डिटरमाइन होगी, यानी n प्लस एल रूल इसको बोलते हैं। यानी n प्लस एल मतलब यहाँ पर एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो n प्लस एल रूल भी बोल सकते हो या फिर बोर-बरी रूल भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और ये दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगी, लोअर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, एंड सच एन ऑर्बिटल्स विल बी फिल अप फर्स्ट, और वो ऑर्बिटल पहले फिलअप होगा। तो जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम है, उसकी एनर्जी कम है, वो पहले फिलअप होगा। फिर n प्लस एल की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होता जाएगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, when two orbitals have same value of n प्लस एल, अगर n प्लस एल ज़्यादा तो एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा, लेकिन सपोज करो n प्लस एल की वैल्यू सेम है, अब कैसे डिसाइड करोगे? तो अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तब जिसमें n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम मानी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब n प्लस एल की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी एंड सच ऑर्बिटल विल बी फिल अप फर्स्ट। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ करूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अभी। चलो फिर तो अच्छी बात है। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि देखो n प्लस एल इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी होता है। यानी मैं अगर बोलूँ कि n प्लस एल की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब क्या होगा? एनर्जी आपको क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब n प्लस एल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, चलो अच्छी बात। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ मान लो कि 1s है और 2s है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? n प्लस एल निकालो। तो n कितना हो गया? इसका n देखो, n 1 है, इसका n क्या है? 2 है, l दोनों का 0 है, तो n प्लस एल कितना आएगा? 2s का ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे मैं जब बच्चों को 2p देखा और मैंने 3p देखा तो इसका ज़्यादा आ जाएगा।
क्लियर, अच्छी बात है। अब देखो जब बच्चों मैंने 3D ले लिया और मैंने 3P ले लिया और मैंने 3D ले लिया, तो बताओ इसमें n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा किस में होगी? तो यहाँ निकाल लो, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है, तो n प्लस एल कितना हो गया? ये 4 हो गया। यहाँ पे n इक्वल टू 3 है और l d के लिए 2 होता है, तो n प्लस एल कितना है? 5 है। देखो 3 प्लस 2 5 आ गया। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी 3D की 3P से ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल देखो मैं और लेता हूँ, फोर्थ वाला, जब n प्लस एल की वैल्यू क्या हो? सेम हो। अब सेम जैसे मैंने बोल दिया 3P ले लो आप और 4s ले लो, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो n प्लस एल कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4 है एंड l की वैल्यू कितनी है? 0, तो n प्लस एल कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो अब कैसे डिसाइड करोगे? तो अभी तो मैंने बताया कि n प्लस एल ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो अब इन दोनों की क्या एनर्जी सेम होगी? नहीं। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसमें क्या होगा? लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो इसमें n की देखो n प्लस एल सेम है तो यहाँ n की वैल्यू चेक करो, किसकी वैल्यू कम है? ये वाली, तो इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब क्या होगा? 3s की वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्लियर है? तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो जितने भी अभी तक हमने रूल पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा, एक पाउली प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, बाउ प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था और हुंस रूल पढ़ा हुआ था। ठीक है, इन तीनों की हेल्प से देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में आपको अच्छे से बताते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, शेल मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में क्या होता है बच्चों? सब शेल कौन कौन सी होती है? आपको पता ही है सब शेल के बारे में। तो फर्स्ट शेल में क्या होता है? 1s होता है। मैंने पूछा सेकंड शेल में क्या होगा बच्चों बताओ? तो 2s होगा एंड 2p होगा। थर्ड शेल में क्या होगा? 3s होगा, है ना, और 3p होगा एंड 3d होगा। फोर्थ शेल में क्या होगा? 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f भी चलो लिख लो तुम लोग, आप लोग। ठीक है बच्चों, फिफ्थ शेल में क्या होगा? ऐसे 5s होगा, 5p होगा और इसी टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको मुझे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ पे एनर्जी कम होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जिसमें एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा में। तो देखो उसको याद करने का तरीका मैं पहले समझा देता हूँ। पहले याद करने का तरीका देखो क्या होगा, ऐसे ऐसे एरो बना दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब पहले क्या होगा? 1s आएगा। मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। देखो याद करने का तरीका क्या? पहले 1s आएगा, फिर क्या आएगा? फिर 2s आएगा, देन क्या आएगा? फिर 2p आएगा, फिर क्या आएगा? 3s आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? 3p, फिर 4s आएगा, 3p लिख दिया, फिर 4s लिख दिया। 4s के बाद क्या आएगा? 3d, 4p, फिर 5s। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 3d लिख दिया। इसी टाइप से चलता रहेगा। ओके, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो बच्चों ऑर्डर लिखा हुआ है, किसका ऑर्डर है? ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो ये तो मैंने आपको याद करा दिया कि आप ऐसे करके याद कर लो। बट अगर मैं पूछूं एक्चुअल में कैसे बना, तो जो तीन हम लोग ने पढ़े हुए थे, पाउली's प्रिंसिपल पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरा हुंस का प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन 1-1 करके फिलअप करोगे। और थर्ड क्या था? अफबाउ रूल, यानी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसी का देखो रूल का हम लोग यूज़ करके करते हैं। तो अगर बच्चों n की वैल्यू कितनी है, देखो अगर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 1s में 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे देखो 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके, चलो अच्छी बात है। अब l की वैल्यू चेक करो। s के लिए 0 होती है, s के लिए 0 होगी, p के लिए 1 होगी, s के लिए 0 होगी, p के लिए 1 होगी, s के लिए 0 होगी, d के लिए 2 हो जाएगी। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? n प्लस एल की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 1 + 0 1 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, देखो 2 + 1 3। देखो n प्लस एल देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, मतलब देखो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है ना। जैसे यहाँ देखो 4 + 0 कितना हो गया? 4 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। देखो यहाँ पर भी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो n प्लस एल की वैल्यू देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो ये जो मैंने याद करने का तरीका बताया है, ये एक्चुअल में क्या है तुम्हारा? ये कैसे लिखा गया? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ चलो देखते हैं, 3 + 0 3 हो गया, तो देखो ये दोनों बराबर आ गए, सेम आ गए।
3+1 4 हो गया, तो देखो ये दोनों सेम आ गए। तो जब n+l की वैल्यू सेम होती है तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है या किसकी एनर्जी कम होती है? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर n+l ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, नो डाउट, लेकिन जब n+l की वैल्यू सेम है तो जिसमें n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। किसमें? जिसमें n+l सेम है। तो इन दोनों में सेम है, देखो इन दोनों में n+l में n की वैल्यू किसकी कम है? इसकी ना, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। वैसे यहाँ देखो n+l बराबर है, तो इसमें देखो n की वैल्यू किसकी कम है? इसकी कम है, तो उसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। और ये बच्चों किसके लिए होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ये किसके लिए होगा? ये अदर्स के लिए होगा। अदर्स मतलब जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनमें ये एप्लीकेबल होगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान से लिख देता हूँ। तो मैं थोड़ी देर पहले तो लिखा ही था, मैं फिर से लिख देता हूँ। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन एटम हो गया या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, या मैं लिख दिया हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनमें क्या होगा? 1s की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। फिर क्या होता है? 2s 2p की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। फिर 3s 3p एंड 3d की एनर्जी बराबर होती है। सेम इसी टाइप से 4s 4p 4d की एनर्जी बराबर होती है। इसी टाइप से चलता जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें रिपल्शन नहीं आएगा। लेकिन अदर्स के लिए बताएं, अदर्स मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होगा? ये रूल लगता है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d, और इसी टाइप से चलता रहेगा। तो ये एनर्जी का मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, यानी यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ n बढ़ने पे एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा? n+l इंक्रीज करने पे एनर्जी इंक्रीज करेगी। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। तो देखो अब आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो जैसे कि मान लो मुझे कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है लिथियम का, तो लिथियम के पास कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि s में कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल होता है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऐसे फिलअप करो, तो यहाँ पे क्या होगा? 1s2 हो जाएगा और 2s1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो बाकी के ऑर्बिटल क्या है? खाली हैं। और ऑर्बिटल खाली का कोई मतलब नहीं होता, मतलब वो है ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वो ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग सिर्फ फिल्ड ऑर्बिटल लिखेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं लिखते हैं। चलो अच्छी बात है। जैसे बच्चों देखो बेरिलियम मैंने ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? तो कर सकते हो, क्या होगा? 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया कार्बन 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं मैंने यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 6 तक आ सकता है, तो मैंने 2 फिलअप कर दिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब जैसे बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ देखो मैंने कर दिया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन किया, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो गया, 2 4 हो गया और 3 7 हो गया। क्या मेरी बातें समझ आ रही है आप लोगों को? तो चलो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ। जैसे मैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करता हूँ, मान लो मैंने सोडियम का किया, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा? 1s2 2s2 और इसमें मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो कितना हो गया? 10 हो गया, 1 बचा हुआ है तो 3s1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे मुझे मैग्नीशियम का करना है, तो मैग्नीशियम देखो कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p। चलो यहीं तक आ गया, देखो 12 हो गए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप करते चले जाओ, तो बहुत आसान है करना, ठीक है। या इसको देखो बच्चों ऐसे भी आप बना सकते हो, देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे? पॉलिश प्रिंसिपल लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल ऐसा हो गया। यहाँ पे बनाना है आपको, तो यहाँ पे देखो ऐसा फिलअप होगा, यहाँ पर भी एक ही ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या होगा? 3 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 फिलअप होंगे। हुंड्स का रूल याद है, तो तीनों रूल का आप यूज़ करोगे, अबाव प्रिंसिपल, पॉलिश प्रिंसिपल एंड हुंड रूल। देखो पॉलिश प्रिंसिपल का मैं यूज़ कर रहा हूँ,
हुन्स रूल का भी यूज़ कर रहा हूँ, और एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, मतलब अबव प्रिंसिपल भी यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कैसे करोगे, तो समझो इस बात को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 1 1। वैसे देखो बहुत आसान है, सब कुछ आसान है, यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो एक ही ऑर्बिटल, तो 1 1 2 हो गया। यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वैसे हो जाएगा। ठीक वैसे देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा स्पेस करके लिख देता हूँ। यहाँ 2p6 है, ये 3s1 है। तो देखो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है, तो 1 1 2 हो गया। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तीनों की एनर्जी बराबर है, तो एक ही करके फिलअप करो, फिर ऐसे। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 2 आएगा। तो ये सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जैसे ऑक्सीजन देखो बच्चों, ऑक्सीजन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। 8 हो गया ना, 4 2 6 2 8 हो गया। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर ये आ गया। क्या अभी क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट मैं आपको सिखाता हूँ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्रोमियम लेता हूँ, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 आएगा। फिर क्या होगा, 3p6 आएगा, फिर 4s2 आएगा, फिर 3d कितना आएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 और 4 24। तो ये गलत है। अगर आपने इसको ऐसे किया तो गलत हो जाएगा। अब पूछोगे सर ये गलत कैसे है? तो देखो सही कन्फिग्रेशन क्या होगा, देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा। और यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, ये 4s1 होता है और ये 3d5। यहाँ पर देखो ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। अब ये इसका मतलब क्या है देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ऐसे है, तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो मैंने 5 ऑर्बिटल बना दिए, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये जो ऑर्बिटल्स बना हुआ है सारे क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, नॉर्मल ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है, सिमेट्री होती है। और नेचर में क्या होता है, सारी स्टेबल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, है ना। और नेचर में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम में क्या होती है, सिमेट्री होती है। जैसे हम लोगों में देखो सिमेट्री दिख रही है आपको, बीच से देखो 2 आँखें हैं, 2 कान हैं हम लोगों के पास, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सिमेट्री टाइप की दिख रही है ना आप लोगों को। तो वैसे ही देखो बच्चों क्या होगा, नेचर में स्टेबल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और स्टेबल चीज़ें मतलब नेचर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसमें सिमेट्री होती है। मतलब जिसमें सिमेट्री होती है वो स्टेबल हो गया। तो इसमें सिमेट्री इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप होगा तो सिमेट्री खत्म हो जाएगी। तो सिमेट्री है इसलिए ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ये। क्लियर आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे देखो बच्चों, कॉपर देखो 29 होता है, तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। देखो ये आएगा 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 9 99। तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। क्या डिफरेंट आएगा, बहुत ही ध्यान से देखना। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पर होता है 4s1 और यहाँ पर होता है 3d10। जबकि यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, यहाँ पर 4s2 और 3d9 है। मतलब ये वाला पार्ट सही है ये। और इसका भी रीज़न क्या होगा, सिमेट्री की वजह से। कैसे, देखो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 9 है, देखो 9 इलेक्ट्रॉन देखो फिलअप करो यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो सिमेट्री दिख रही है, नहीं दिख रही है। देखो यहाँ पे ये देखो अलग है थोड़ा उन चारों से। जबकि यहाँ पर देखो D10 लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसको देखो यहाँ पर देखो, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे देखो सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ गई तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए क्या होता है,
कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, जबकि होना ये चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। सेम उसी प्रकार क्रोमियम का ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता ऐसा है। तो क्योंकि ये हाफ फील्ड की वजह से होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं आगे एक बार डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में, उसी को थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल देखो बच्चों क्या होता है, हाफ फील्ड मतलब क्या होगा, हाफ फील्ड मतलब हो गया जैसे पी ले लिया, पी में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल लिखा है, इसका मतलब देखो क्या होगा, पी में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया मैंने, तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो बच्चा बोला हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबशेल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो इसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होगा कि सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तीनों एक सेम टाइप के हैं, तो तीनों में क्या है, सिमेट्री हो गई। यहाँ पे भी क्या है, देखो सिमेट्री है, तो सिमेट्री की वजह से स्टेबल होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन तो यही है। और दूसरा कहीं कहीं बताते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी की वजह से स्टेबल होते हैं। अब एक्सचेंज एनर्जी मतलब क्या होता है कि इस और इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या इक्वल है, इक्वल है तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकता है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल है तो ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही बताया गया है, द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सबशेल कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन सिंस इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल हैव इक्वल एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सचेंज प्रोसेस विद इन द सेम सबशेल। क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, सबसे मेन रीज़न क्या है, सिमेट्री की वजह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं भी आता तब भी कोई बात नहीं है, सिमेट्री आप लोग को याद रखनी है। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आपको आता है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मान लो आयरन लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। तो बोलेगा बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो बहुत आसान है लिखना। कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 हो गया एंड 3s2, फिर 3p6 हो गया, फिर 4s2, फिर 3d 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 6 26। तो ये क्या हो गया, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड होगा। स्टार्टिंग में देखो सारे पेयर्ड होंगे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड होगा। यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या होगा, ये भी पेयर्ड होगा, ये हो गया। यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो ऐसे फिलअप कर दिया। देखो यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है तुम्हारे, इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने पूछा बता इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बोलोगे आप कि कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे कैपिटल एन मत की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, ये हो जाएगी 4। तो आयरन में 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेना, मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं। और लास्ट में जितने नंबर जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अनपेयर्ड मतलब जो पेयरिंग, जो यहाँ से पहले सब पेयर्ड है, पेयरिंग हो चुकी है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, तो जिसमें पेयरिंग नहीं होती वो होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 आ गया। तो बहुत ही आसान है, कैलकुलेट कर लोगे। चलो अच्छी बात है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो पूछा बताओ बच्चों यहाँ पे टोटल स्पिन कितनी होगी, तो टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ तक सब स्पिन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पिन एक +1/2 एक -1/2 कैंसिल, +1/2 -1/2 कैंसिल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, सब इनमें ही स्पिन आएगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक के लिए क्या होगा, इसके लिए +1/2 भी लिख सकते हो,
और -1/2 लिख सकते हो, या फिर इसके लिए भी तुम +1/2 भी यूज़ कर सकते हो, -1/2 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि इसके लिए तुम +1/2 यूज़ करोगे, इसको तुम -1/2 भी इसमें लिख सकते हो। तो अगर तुमने +1/2 माना तो +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 4 बार है तो कितना आ जाएगा 4 × +1/2, वैल्यू कितनी आएगी +2 आ गई, टोटल स्पिन आ गई। अब ऐसा नहीं कि +1/2 ये -1/2 भी मान सकते हो तुम, तो भी देखो क्या होगा, ये वैल्यू आएगी और क्या आएगी, देखो 4 × क्या हो जाएगा -1/2 आ जाएगा, यानी क्या आएगी वैल्यू -2 आएगी। यानी इसका आप आंसर क्या लिखोगे, तो इसका आप आंसर लिखोगे, ध्यान से देखना, तो इसको मैं लिखूंगा, मैं इसको रफ कर दूं इस वाले पार्ट को। चलो ठीक है, ये तो समझ में आएगी आपको। यानी जो इसकी टोटल स्पिन होगी, देखो बच्चों, जो टोटल स्पिन होगी लिखेंगे 4 × +-1/2, यानी क्या आएगा +-2। टोटल स्पिन +2 भी आ सकती है, -2 भी मान सकते हो। +2 कब आएगी, जब सबको तुम +1/2 तुमने माना होगा, और इसको तुम -1/2 भी मान सकते हो। क्लियर? तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, टोटल स्पिन निकाल लोगे, बहुत ही आसान है निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, टोटल स्पिन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं देखो इस पार्ट को रफ कर देता हूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये सब पार्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना। आप देखो बच्चों, यहां पर जैसे यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। तो आपसे देखो पूछेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, है ना। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोहर मॉडल में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। बोहर मॉडल में सिर्फ वहां पे ऑर्बिट की बात हो रही थी, तो हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। जबकि यहां पर क्या हो रही है, शेल और सबशेल की बात हो रही है। मतलब अगर जैसे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस पे भी रोटेट करता है, ऐसे करके भी रोटेट करेगा। जैसे अर्थ क्या होती है, सन के अराउंड घूमती भी है और ऐसे भी घूमती है, तो ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमेगा और अपनी एक्सेस में भी घूमता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो इसलिए क्या आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, और अपनी एक्सेस के अराउंड घूमेगा तो इसलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो यहाँ दो टाइप के आ रहे हैं, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और क्या आ जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों को, फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, h/2π रूट क्या हो जाएगा L+1। तो ये हो गया। तो L मतलब क्या हो गया, बस आपको L की वैल्यू तो पता ही होती है आपको, h/2π क्या कांस्टेंट है। अब ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये होगा h/2π रूट क्या हो जाएगा S+1। अब यहाँ पे S मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ, S मतलब क्या होगा, टोटल स्पिन होगा। ठीक है ना, जैसे टोटल स्पिन मैंने अभी निकाल के कैलकुलेट करके दिखाया था आपको, तो यहाँ पर भी S मतलब क्या है, टोटल स्पिन की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, सिंपल आ जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, तो पूछेगा बताओ बच्चों कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला n+2 हो जाएगा। Br मतलब क्या होता है, Bm मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है, इसकी यूनिट है Bm मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है। अब यहाँ कैपिटल N मतलब क्या है, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, अच्छे से फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तो फील नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये याद करना है आप लोगों को। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, तो इसके ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ से आया, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये कहाँ से आया ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ना ही नहीं है सब चीज़ें। तो नोट करिए जल्दी से आप लोग ये। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो मैंने बोला कि बच्चों आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया, चलो ये आ गया। मैंने बोला बताओ आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर मैंने आयरन +2 कर दिया, यानी इसके पास कितने थे, 26 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। जबकि इसके पास देखो बच्चों क्या होगा, इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तभी तो +2 चार्ज आया।
अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन ये है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं तो एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं, मतलब n+l की वैल्यू देखते हैं, लेकिन जब निकालते हैं तो डिस्टेंस देखते हैं। समझ में आ रहा, यानी जो न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा उसको निकालना आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स उतना टाइट लगा नहीं पाएगा, है ना। यानी इसमें न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन सा है बताओ। पहले क्या होगा, पहली शेल आएगी न्यूक्लियस के जस्ट बाद, उसके बाद दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, फिर चौथी शेल आएगी। तो सबसे लास्ट में कौन होगा, ये होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर ये लिखा हुआ है, समझो इस बात को। ये जो लिखा है वो एनर्जी का ऑर्डर है, लेकिन मैं 4s को यहां पे भी लिख सकता हूं, तब वो डिस्टेंस का ऑर्डर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या होगा 3p6 एंड 3d6 हो जाएगा। यानी 4s 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं तो एनर्जी के ऑर्डर से करते हैं, लेकिन रिमूव करते हैं तो डिस्टेंस के ऑर्डर से करते हैं। तो 4s की एनर्जी 3d से कम है, ये सही बात है, लेकिन 4s की डिस्टेंस 3d से ज़्यादा है। क्या बातें फील आ रही है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन उसने क्या बोल दिया 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाल दिया, अब एक और बचा, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बताओ। तब तुम यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मान लो तुमने बोल दिया कि आयरन +3 का लिखो, +3 मतलब क्या हो गया, अब 23 इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो 23 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सबसे दूर यही है ना, तो यहीं से निकाल दिया। अभी समझ में आ रहा है आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग ने निकाला है वैसे इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं, वो खैर हम लोग बात की बात करेंगे।